क्वेश्चन 171 के कह रहा है गिवन एनी 5 पॉइंट्स इन द स्क्वायर आई स्क्वायर इज एक्स कॉमा वाई के पेयर्स बनेंगे ऐसे सच दैट एक्स इज क्या हमारा 0 से 1 है, वाई हमारा 0 से 1 है। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच वन इज इट। तो अब हमें बोला है कि 5 पॉइंट्स हैं इस स्क्वायर में जो बन रहा है। एक्स हमारा 0 से 1 तक है और वाई भी हमारा 0 से 1 तक है। जो ये स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर 5 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है द 5 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। देखिए 5 पॉइंट्स कह रहा है कि मतलब ये हमारा स्क्वायर ऐसे बनेगा, ये 1 और ये 1, ये हमारा ऐसे स्क्वायर बन जाएगा एक 1 क्रॉस 1 का। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, इसके स्क्वायर के अंदर जो ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे, ये एक सर्कल पे लाई करेंगे। देखिए हमेशा ट्रू नहीं है कि 5 पॉइंट्स हमारे सर्कल पे लाई करें, तो ऑप्शन ए भी हमेशा ट्रू नहीं होगा हमारा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन स्क्वायर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 4 ऑफ द 5 पॉइंट्स, ये भी हमेशा ट्रू नहीं होगा। क्या पता स्क्वायर ना बने 4 पॉइंट से। हाँ जी, क्या पता 4 पॉइंट्स हमारे ऐसे कोई ट्रायंगल बना रहे हों, क्या पता 4 पॉइंट स्क्वायर भी बना लो, लेकिन क्या पता 4 पॉइंट्स ऐसे ट्रायंगल बना रहे हो, तो ये भी हमेशा ट्रू नहीं होगा। सी कह रहा है एटलीस्ट 3 ऑफ द 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ज़रूरी नहीं है। देखिए हम मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, क्या ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं? नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन भी हमेशा ट्रू नहीं होगा। डी क्या कह रहा है, देयर आर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम डज नॉट एक्सीड 1/√2। अब देखिए ये हमारा स्क्वायर है 1 क्रॉस 1 का, ये पॉइंट है 0,0, ये 1,0, ये 1,1 और ये 0,1, ये स्क्वायर है हमारा। हम इसको एक बार 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1/2, 1/2, ये हो जाएगा 1/2, 0। ऐसे 1/2 क्रॉस 1/2 के हम 4 स्क्वायर्स बना लेते हैं। ठीक है। अब पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर हमारे पास स्क्वायर्स कितने हैं, 4 स्क्वायर्स हैं हमारे पास, और पॉइंट्स कितने हैं, 5 हमारे पास पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स को 4 स्क्वायर्स में अगर हम प्लेस करेंगे तो एक स्क्वायर ऐसा आएगा जिसके अंदर 2 पॉइंट हमारे होंगे। ठीक है जी। अब 4 स्क्वायर्स है, 4 स्क्वायर्स में हमने एक एक पॉइंट तो प्लेस कर दिया। अब एक स्क्वायर ऐसा आएगा जिसमें हमारे 2 पॉइंट्स होंगे। तो ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ठीक है हमारे एक स्क्वायर में 2 पॉइंट हमारे हो गए। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा यहाँ है और ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट का होगा डायगोनल की लेंथ। डायगोनल की लेंथ क्या होगी हमारी, √1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 - 1/2 का स्क्वायर। तो डायगोनल की लेंथ हमारी आ जाएगी 1/√2। मतलब एटलीस्ट 2 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कभी 1/√2 को एक्सीड नहीं करेगा, वो हमेशा मैक्सिमम 1/√2 तक ही जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 172 क्या कह रहा है, द क्वांटिटीज एल, सी, एच एंड एम आर मेजर्ड इन द यूनिट्स मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। एल हमारा सेंटीमीटर है, सी क्या है हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड है, एच हमारा अर्ग्स इंटू सेकेंड है और एन से स्क्वायर हमारा अर्ग्स है। हमें बताना है कि अल्फ़ा बीटा गामा में से ऐसा कौन सा है जो यूनिटलेस क्वांटिटी हमारा बना रहा है। अब हम पहले अल्फ़ा को चेक करते हैं कि अल्फ़ा हमारा क्या है, यूनिटलेस है या फिर नहीं है। तो अल्फ़ा क्या होगा यहाँ से, सी एच। सी क्या हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। एच क्या है हमारा अर्ग्स इंटू सेकंड, अर्ग्स इंटू सेकंड डिवाइडेड बाय एम। एल है हमारा सेंटीमीटर और इसकी पावर है हमारी हाफ। ठीक है जी। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं हम, ताकि एम से स्क्वायर क्या बन जाए हमारा, अर्ग इंटू था हमारा सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर क्या है हमारा अर्ग है। तो ये हमारा आ गया टू द पावर 1/2, अर्ग से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा हमारे पास सी बच गया। मतलब अल्फ़ा की यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड आ रही है, तो अल्फ़ा यूनिट लेस तो नहीं है हमारे पास, ये तो आ गया। अब बीटा को चेक करते हैं।
हम सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा mc² डिवाइडेड बाय CHL का क्यूब। अब mc² की यूनिट क्या थी हमारी, अर्ग्स थी। c की क्या थी, सेंटीमीटर पर सेकंड थी। h की थी अर्ग इंटू सेकेंड, और साथ में ये l था, ऊपर क्यूब था। तो बीटा क्या हो जाएगा, अर्ग से कैंसिल, ठीक है जी, और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, बच जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बच जाएगा बीटा इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर की पावर 6। तो ये भी हमारा यूनिटलेस नहीं है। गामा को चेक करेंगे, गामा क्या है, एच की यूनिट क्या है हमारी, अर्ग इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय, अब सी से मल्टीप्लाई, सी से डिवाइड कर देते हैं, mc² की बन जाएगी हमारी अर्ग, हाँ जी, एल की थी हमारी सेंटीमीटर, और सी की क्या है हमारी सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अर्ग से अर्ग, सेकंड से सेकंड, तो गामा क्या हो गया हमारा 1, तो ये गामा हमारा आ गया यूनिट लेस। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 173 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रीअरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मल्टीपल दैट कैन बी मेड प्रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ इन विच द वोवल्स यू आई ई अकर एंड नॉट काउंटिंग द ओरिजिनल अरेंजमेंट। मतलब हमें इसके अरेंजमेंट बताने, मल्टीपल वर्ड की कितनी होंगी कि हमारे वोवल्स इसी ऑर्डर में आए, पहले यू आई, फिर आई और फिर ई आई, और हमें इस अरेंजमेंट को कंसीडर नहीं करना है। मतलब इस वर्ड की जो अरेंजमेंट एक है, इसे हम जो आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। वर्ड मल्टीपल में हमारे कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं हमारे, ठीक है जी, जिसमें से एल हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, एल हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। अब हमें बोला है कि ऐसे वर्ड बताओ, ऐसे अरेंजमेंट बताओ इस वर्ड की जो हमें यू आई ई ऐसे ही ऑर्डर में मिले, उसमें आई पहले यू बाद में नहीं आना चाहिए। तो हम पहले, हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, 8 में से हम 3 प्लेसेस यू आई ई के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, 8C 3 वेज से हम इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये प्लेस सिलेक्ट कर लिया, ये और ये सिलेक्ट कर लिया हमने, एक केस, ठीक है जी। तो अब इनको अरेंज करने का तरीका सिर्फ हमारा 1 होगा, क्योंकि हम इन्हें ऐसे सिर्फ यू आई ई के ऑर्डर में लिखेंगे। हम इन्हें ऐसे आई यू ई आई यू ऐसे नहीं लिख सकते। तो हमारे पास सिर्फ ये एक ही केस है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है इसे लिखने का, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, बचे हमारे पास ये जो 5 प्लेसेस बची हैं, इन पे हम ये जो हमारे बचे हुए हैं MLTPL, इन 5 लेटर्स को अरेंज करेंगे। कैसे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि L हमारा 2 टाइम्स क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 56 इंटू 16, यहाँ से हमारे पास टोटल वर्ड्स आ जाएंगे 3360। ये तो आ गया हमारे पास टोटल। क्वेश्चन में बोला है कि हमें मल्टीपल वर्ड जो है हमारा, ये जो अरेंजमेंट है ये हमें काउंट नहीं करनी, ओरिजिनल अरेंजमेंट हमें काउंट नहीं करनी, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 1, ये वाले अरेंजमेंट हमारी, तो आ जाएंगे हमारे पास 3359, विच इज़ आवर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 174 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की पावर 10। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हमें क्या होगी, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है हमारा। तो अब हमें पता है कि मल्टीनोमियल एक्सपेंशन अगर हमारा है तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू xr तक की पावर हमारा n है, ये हमारा मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है। तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस r माइनस 1 c, r माइनस 1 से हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स मिल जाएंगे। और ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल सिर्फ तभी होगा जब हमारे x1 x2 अप टू जितने भी xr हैं ये सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, कोई भी किसी पर डिपेंड ना करे। जैसे अगर हमारे पास BC प्लस CA प्लस AB वाला कोई एक्सपेंशन है, उसकी पावर कुछ 10 है, 4 है, कुछ भी है, तो ये हमारे इसमें हमारे नंबर ऑफ़ टर्म्स हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जैसे BC में C भी आ रहा है, CA में भी C आ रहा है, तो ऐसे ये हमारे डिपेंडेंट है। तो ये हमारे सभी क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो हमें इसका लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी, 10 प्लस r कितना हमारी 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1, ये होंगे हमारी 13c 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 175 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n1 n2 n3 कैन बी चूजन सच दैट n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 10।
अब हमें बोला है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 हमारा क्या है 10 के इक्वल है, और हमें बताना है नॉन नेगेटिव सोल्यूशन कितने होंगे। नॉन नेगेटिव सोल्यूशन मतलब ज़ीरो को इंक्लूड करने वाले सोल्यूशन कितने होंगे, उनका हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो n है हमारा 10 और r कितने हैं, कितने यहाँ पे हमारे पास टर्म्स है 1 2 3, तो r हमारा है 3। तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में, क्या आ जाएगी 10 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन विच इज़ 12c2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 176 के कह रहे हैं इन एन एग्जामिनेशन द स्कोर इन ईच ऑफ द 4 लैंग्वेजेस बंगाली, हिंदू, उर्दू एंड तेलुगु कैन बी इंटीजर्स बिटवीन 0 and 10, then the number of ways in which a student can secure a total score of 21। तो हम मान लेते हैं कि बंगाली में हमारे उसके बच्चे के हमारे नंबर आए हैं x1, हिंदी में आए हैं x2 और उर्दू में आए हैं x3 और तेलुगु में आए हैं x4 नंबर आए हैं उसके। और एक्सरसाइज हमें बोला है कि 0 से 10 तक वेरी करेंगे, 10 से ज़्यादा कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। और हमें बोला है कि बच्चे के चारों सब्जेक्ट में मिला के जो नंबर आए हैं वो कितने आए हैं, 21 स्कोर उसका बन रहा है। तो हम पहले निकालते हैं कि कितने वेज से कितने टोटल वेज हमारे कितने हैं कि उस टोटल वेज निकालते हैं हम कि बच्चे के ये 21 नंबर्स कैसे आ सकते हैं, जो कि इंक्लूड करेगा xi ग्रेटर देन इक्वल टू 10 भी जो इंक्लूड करेगा, ठीक है। पहले वो सम टोटल निकालते हैं हम कितने होंगे, वो होंगे हमारे। अब नॉन नेगेटिव सोल्यूशन बोले तो 0 को इंक्लूड करें तो लास्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया था वही लगाएंगे, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। n है हमारा 21, r है 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन, तो ये आ जाएगा 24c3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2024। तो टोटल वेज हमारे पास हो गए 2024 इन विच अ स्टूडेंट कैन स्कोर 21 मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। अब वो केसेस काउंट करते हैं जिनमें हमारे बच्चे के जिनमें xi हमारा क्या आया है, ग्रेटर देन 10 आया है, क्योंकि इसमें तो सभी वेज काउंट हो गए ना। xi मतलब यहाँ पर x1 x2 में से किसी की भी वैल्यू हमारी 11 12 13 सब कुछ आ रही है, तो हम वो वेज काउंट करेंगे जिसमें इसकी वैल्यू 10 से बड़ी आ रही है। तो मतलब xi क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होगा। एक बार मान लेते कि किसी एक सब्जेक्ट में उसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आई है। मान लेते हैं कि x1 हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में उसके नंबर क्या आए हैं, 11 से ज़्यादा आए हैं। तो क्या हो गया इसका सोल्यूशन, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 मतलब x1 की मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी 11, तो x1 को हम 11 वैल्यू पहले दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा x1 डैश हो जाएगा, मतलब x1 को हमने 11 वैल्यू दे दी, प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 21 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 10। तो यहाँ से हमारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, 10 प्लस r माइनस वन इज़ 3c3 13c3 सॉल्यूशन हमारे यहाँ से आ जाएंगे जब किसी एक बच्चे ने 11 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किस बच्चे ने एक सब्जेक्ट में 11 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है। और वैसे ही एक केस हम लेंगे कि x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है, एक केस लेंगे x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 और एक केस लेंगे x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है, तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। एक केस तो हमारा ये हो गया, ये हमारा था केस 1। सेकंड केस लेते हैं कि बच्चे ने किसी दो सब्जेक्ट में हमारा 10 से एक्सीड स्कोर किया है। मान लेते हैं x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। मान लेते हैं कि बच्चे ने दो सब्जेक्ट में हमारा 11 से ऊपर स्कोर किया है, तो क्या है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 हमारा क्या है 21 है। तो x1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 11 मतलब x1 x2 को मिनिमम वैल्यू हमारी 11 तो मिलनी चाहिए, तो इनको 11 देंगे क्या हो जाएगा, x1 डैश हमने इसको 11 दे दी, x2 डैश प्लस x3 प्लस x4, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। तो यहाँ से हमारे कोई भी सॉल्यूशंस नहीं आएंगे क्योंकि xi भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 11 मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव, x2 भी हमेशा पॉजिटिव और x3 x4 तो है ही 0 से 10 के बीच में, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव, तो इनका सम कभी हमारा -1 नहीं आ सकता। तो मतलब इससे हमारा क्या मतलब आया, नो सॉल्यूशन मतलब
को बच्चे वो जो बच्चा है जिसका स्कोर 21 बन रहा है वो कभी भी 2 सब्जेक्ट में हमारे 11 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करेगा, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही हमारे मार्क्स 11 से ज़्यादा स्कोर करेगा। तो हमारे यहाँ से टोटल वेज हो जाएंगे 13C3 इंटू 4। ठीक है जी। अब टोटल जो हमारे आए थे उनमें से हम ये वाले सॉल्यूशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो केसेस मिल जाएंगे जब एक्साइज हमारे 0 से 10 के बीच में वेरी करेंगे। तो 2024 में से हम जब माइनस करेंगे 13C3 इंटू 4 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 880। क्वेश्चन 177 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 6 इक्वल। तो हमें यहाँ पे बताना है x और y के ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे जब हमारा x प्लस वाई क्या होगा 90 होगा, और x और y का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो क्या है 6। तो x को हम कुछ 6m टाइप का एक नंबर ले लेते हैं और y को ले लेते हैं 6n टाइप का एक नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे दोनों की वैल्यू तो m प्लस n की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। अब m कोमा n के हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं कि कितने हो सकते हैं हमारे। ठीक है जी। तो ये हमारे हो जाएंगे m कोमा n के ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या होना चाहिए, हमारा x क्या है 6m टाइप का था, y हमारा 6n टाइप का था। तो अब यहाँ पे m और n का जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होना चाहिए, m और n का हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं कि किस किस पेयर में हमारा 1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है और किस में नहीं है। जिसमें नहीं है हम उन पॉइंट्स को हम हटा देंगे। 1,14 में हाँ जी है, 2 और 13 में हाँ जी GCD 1 है, इसमें GCD 1 नहीं है तो ये हमारा हट जाएगा। 4,11 में हाँ जी है, 5,10 में हमारा GCD 1 नहीं है, 6,9 में भी GCD 1 नहीं है, 7 और 8 में है हाँ जी, 8 और 7 में भी है, 9 और 6 में भी नहीं है, 10 और 5 में भी नहीं है, और 11 4 में है, 12 और 3 में भी नहीं है, 13 और 2 में है, और 14 और 1 में है। तो m और n के पेयर्स हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 पेयर्स आ गए m कोमा n के, जिनके बीच का हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है 1 है। तो ऐसे ही हमारे पास x कोमा y के पेयर आ जाएंगे 8 पेयर्स, जो कि 6 जिनका क्या होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा, और वो इस इक्वेशन को हमारे सेटिस्फाई करेंगे। 178 कह रहा है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स m कोमा n आर देयर सेटिस्फाइंग m क्यूब माइनस n क्यूब इज इक्वल टू 21। तो हमें यहाँ पे बोला है कि m और n हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और उनके हमें m कोमा n के पेयर्स बताने कि कितने होंगे कि हमारा ये कंडीशन m क्यूब माइनस m क्यूब वाली कंडीशन इज इक्वल टू 21 हमारी कंडीशन क्या हो सेटिस्फाई हो। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको हमने खोल लिया। अब इसे क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 21, 7 इंटू 3, 3 इंटू 7, 21 इंटू 1। ठीक है, इसे हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। अब हम पहले m माइनस n को मान लेते हैं कि m माइनस n हमारा 1 है और ये वाली चीज़ हमारी 21 है। तो जब फर्स्ट केस है हमारा m माइनस n हमारा है 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई n प्लस 1। यहाँ से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस mn क्या है हमारा 21। तो जब यहाँ पे m की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 20। तो इसके जो रूट्स आएंगे n यहाँ से हमारा इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। हमें बोला कि m और n हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो हम यहाँ से मिल रहा है कि n हमारा इंटीजर नहीं होगा तो m भी इंटीजर नहीं होगा। तो फर्स्ट केस तो हमारा हो गया कैंसिल। सेकंड है कि हम जब m माइनस n को 3 लेते हैं और n स्क्वायर प्लस mn को हम क्या लेते हैं 7 लेते हैं, तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी n प्लस 3। इसमें जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आएगा 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 2। तो यहाँ से भी हमारा n इंटीजर नहीं आएगा। वैसे ही जब हम m माइनस एन को 7 और इसको 3 लेंगे और m माइनस एन को 21 और इसको 1 लेंगे तो हमारा m और n यहाँ से भी इंटीजर नहीं आएंगे। तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे 0।
क्वेश्चन 179 के कह रहे हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स इन AP कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to अप टू 24 तक हमें बताने कितनी APs हमारी होंगी जिनमें जो 3 नंबर्स की हमारी होंगी। अब हमें बोला है कि कितनी APs ऐसी बनेंगी कि हम इनमें से कोई 3 नंबर सेलेक्ट करें और वो हमारे क्या बनाए AP बनाए, तो हमें बताना है ऐसे कितनी APs होंगी। तो हम मान लेते हैं कि ABC हमारे क्या है AP में है और ABC हमारे 1 to 24 तक बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है जी। अब क्या है कि AP में होने के लिए तो हमारा क्या कंडीशन होगी 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब देखिए A प्लस C मतलब इसमें से हम कुछ भी A और C सेलेक्ट कर रहे हैं। अब 2B क्या है हमारा, क्या होगा, हमेशा इवन होगा। जैसे B को अगर हम B हमारा अगर ओड है तो ओड को अगर हम इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, इवन देगा। और इवन को B हमारा अगर इवन होगा तो इवन को अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या देगा, ये इवन होगा। तो ये तो हमारा हमेशा क्या होगा, इवन होगा। ठीक है जी, हाँ जी। A प्लस C मतलब A प्लस सी हमारा अब क्या होगा, A प्लस सी को भी इवन होना पड़ेगा। तो चेक करते हैं A प्लस सी इवन होगा कि नहीं होगा। अगर हम A और C हमारे दोनों ओड होंगे तो ओड प्लस ओड हमारा क्या आता है, इवन, तो भी ये इवन होगा। हाँ जी। A और C अगर हमारे दोनों इवन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसे इवन होना ही पड़ेगा। तो ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, मतलब ये चीज़ हमारी हमेशा क्या होगी, इवन होगी। अब एक केस आपके मन में आएगा कि अगर ये हमारा ओड हुआ तो ये तो बच्चे ओड हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो A प्लस से क्या बोल रहा है कि ओड होगा, तो मतलब या तो A ओड होगा या C ओड होगा, और एक इन दोनों में से एक ओड और एक हमारा क्या होगा, इवन होगा। तो एक ओड है एक इवन है, और हमारी कैसी AP थी, ABC हमारी AP थी। मतलब A तो ओड है, मान लेते कुछ 3 है, B हमारा कुछ भी है, मान लेते हैं 5 है, तो C हमारा इवन होगा, तो मतलब 6, 8 ऐसे कुछ करके होगा। तो ये तो हमारी AP ही नहीं बनेगी। तो मतलब A और C हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे, या तो दोनों ओड होंगे या दोनों इवन होंगे। तो ये A प्लस से हमेशा कभी ओड नहीं होगा, ये हमेशा इवन ही रहेगा। अब 1 से 24 के बीच में हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2, 4 अप टू 24 हमारे पास क्या है, 12 इवन है। ठीक है जी। और हमारे पास 12 ही क्या है, ओड है, 1, 3, 5 ऐसे 23 तक। ठीक है जी। 12 इवन है, 12 ओड है। अब हमें क्या सेलेक्ट करेंगे, AP में होने के लिए A और C सेलेक्ट करते हैं। हमें A और C इसमें से सेलेक्ट करेंगे, 12 में से कोई भी 2 नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जब हमारे A और C दोनों इवन होंगे तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 12C 2 वेज से। ठीक है जी, हाँ जी। 12C 2 वेज से हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि A और C हमारे आ गए, तो A प्लस C करेंगे तो हमारा इवन होगा, विच इज़ इक्वल टू R 2B। तो ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब प्लस करते हैं, और क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से भी A और C सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, 12C 2 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं A और C, जो कि हमें दोनों का प्रोडक्ट एडिशन हमें क्या देगा, एक इवन नंबर देगा। तो ये टोटल सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएंगे 2 इंटू 12C2 विच इज़ 2 इंटू 66, तो यह आ जाएगा 132 हमारे पास AP ऐसे हो जाएंगी जो 3 नंबर्स इनमें से बिलोंग करेंगे, 3 नंबर्स जो कि हमारे AP में होंगे। क्वेश्चन 180 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज यू कैन इन्वाइट 3 ऑफ योर फ्रेंड्स ऑन 5 कंजिक्यूटिव डेज, एग्जैक्टली 1 फ्रेंड अ डे, सच दैट नो फ्रेंड इज़ इन्वाइटेड ऑन मोर देन 2 डेज इज़। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि एक बच्चा है, उसके 3 फ्रेंड्स हैं और वो अपने फ्रेंड्स को 5 दिन बुला रहा है, 5 कंजिक्यूटिव डेज पे बुला रहा है। कैसे बुला रहा है कि एक दिन एक ही फ्रेंड आ रहा है और एक फ्रेंड उसका कभी 2 दिन से ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब वो 2 दिन मैक्स टू मैक्स 2 दिन ही आ सकता है। तो पहले हम एक बार एजम्पशन लेते हैं कि पहले दिन कंजिक्यूटिव डेज़ में हमारे तीनों हमारे फ्रेंड्स चले गए। पहले पे A चला गया, दूसरे पे B, तीसरे पे C। अब 4th और 5th डे पे कोई भी 2 फ्रेंड्स जाएंगे। अगर मान लेते हैं 4th डे पे फिर से A चला गया, ठीक है जी, तो A क्या जा सकता है, मैक्सिमम 2 टाइम्स ही जा सकता है, हमें कंडीशन दी हुई है। 5th डे पे फिर क्या चला जाएगा, B चला जाएगा। तो हमारा क्या आया कि C कम एक फ्रेंड ऐसा होगा 5 कंजिक्यूटिव डेज़ में, एक फ्रेंड ऐसा होगा जो सिर्फ एक बार ही जाएगा।
तो इसके सॉल्यूशंस लिखते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, वेज कैसे, कितने वेज होंगे हमारे इसके पास। तो देखिए, एक फ्रेंड पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो इनमें से एक बार जा रहा है 5 कंटिन्यूस फ्रेंड गोइंग ओनली वंस इन 5 कंसेक्यूटिव डेज। एक फ्रेंड हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 3C1 वेज से, 3 तरीके से हम एक फ्रेंड को सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो एक ही दिन जाएगा। मान लेते हैं सी हमारे सिर्फ कितने दिन गया है, सिर्फ एक दिन गया, और कौन से दिन गया है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, 5 में से कोई भी एक डे हम सेलेक्ट करेंगे, उस दिन वो गया है, 5C1 में वो गया है, मतलब मान लेते कि वो 3rd डे पे गया है। अब क्या है हमारे पास, कितने डेज़ बचे, 4 डेज़ में हमें 2 फ्रेंड्स को अरेंज करना है। कैसे कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 डेज़ पे 2 फ्रेंड्स को अरेंज करना है, और ये 2 बार रिपीट हो रहे तो डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से, तो ये हमारे पास टोटल वेज आ जाएंगे 90 वेज।